नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के युवाओं का सपना होता है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले, जिसके लिए युवा जोरों शोरों से तैयारी भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि असल में उनके हिस्से की नौकरी तो करोड़ों रुपए में बिक चुकी होती है। ये सारा गेम यहां हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर और एप्लीकेशन पोर्टल से लेकर पेपर चेकिंग कोड बनाने वाले कंपनी के कारीदे करते थे। इस मामले में अब एचपीएससी के पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर से पूछताछ की गई और इस पूछताछ में कई खुलासे हुए। पूछताछ में सामने आया कि पिछले कुछ महीनों में इन आरोपियों की 2 एचसीएस अधिकारियों की सीटों से लेकर 9 डेंटल सर्जन की सीटों के लिए डीलिंग हुई थी। एचपीएससी के पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर, अश्वनी और नवीन कुमार अपने गुनाह को कबूल भी कर लिया। जो तीनों मुलजिम है जिनको अरेस्ट किया था वो पेश किए गए थे और तीनों की तरफ से जो डीएसपी है एसआईटी के हेड, उन्होंने एप्लीकेशन मूव की थी कि अभी इन तीनों का हमें 3 दिन का पुलिस रिमांड चाहिए, इनको सोनीपत और रोहतक लेकर जाना है फॉर सम रिकवरीज। बट जब हमने कोर्ट को बताया कि भी पहले भी 5 दिन का रिमांड ऑलरेडी ले चुके हैं और उस दौरान इनको कहीं पर भी नहीं लेकर जाया गया और ये इस केस को सिवाय इनको ये अपना पुलिस कस्टडी के अलावा इन्होंने कुछ इनसे रिकवरी नहीं करनी है, सिर्फ एक कन्फेशन इनसे फॉल्स लिखवाना चाहते हैं, इस वजह से ये इनकी पुलिस कस्टडी मांग रहे हैं। तो हमारी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जज साहब ने जो इनकी एप्लीकेशन थी पुलिस कस्टडी के लिए, पुलिस रिमांड के लिए, उसको डिसमिस कर दिया, उसको डिक्लाइन कर दिया और इनको अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है 26 तारीख तक के लिए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर करोड़ों रुपए लेकर नौकरी लगवाने का भांडाफोड़ होने के बाद हरियाणा विजिलेंस की टीम अब तीनों आरोपियों को पंचकुला कोर्ट के अंदर लेकर पहुंची है, जहां तीनों को कोर्ट के अंदर पेश करने के बाद उनके पुलिस रिमांड की मांग की गई। लेकिन बचाव पक्ष की ओर से दलीलें दी गई कि विजिलेंस की ओर से जो जांच की गई है वो सही नहीं है। वहीं आज कोर्ट के अंदर हरियाणा विजिलेंस की टीम को कोर्ट की ओर से फटकार भी लगाएगी, क्योंकि कुछ दस्तावेज सही तौर पर कोर्ट के अंदर पेश नहीं हो पाए। वहीं इस मामले में बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस पूरे मामले में एक व्यक्ति जो हिसार का रहने वाला है, नरेंद्र कुमार, उसकी ओर से शिकायत दी गई थी, जिसके बाद हरियाणा विजिलेंस ने जांच शुरू की गई और उसके बाद आगे से आगे कड़ी खुलती चली गई। अब इस मामले में ये खुलकर सामने आया है कि 9 डेंटल सर्जनों की सिलेक्शन की गई थी, इसके साथ साथ 2 एचसीएस अधिकारियों को फ़ायदा पहुंचाया गया था। इसके एवज़ में करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया, जिसके चलते 2 करोड़ और 10 से 20 लाख रुपए के बीच की रकम रिकवर हो चुकी है। वहीं जांच के अंदर ये भी दावा किया गया है कि अनिल नागर और उसके साथियों ने हिसार, रोहतक, पानीपत, सोनीपत के कुछ लोगों के साथ कॉन्टैक्ट किए थे, उन्हें बताया था कि वो भर्ती करवाते हैं, उनकी पूरी सेटिंग है, जबकि एक एजेंसी का होने का जिसका दावा किया जा रहा था वो कांग्रेस सरकार से ही बंदों की सिलेक्शन करती आ रही है, या यूं कहें कि युवाओं का सिलेक्शन करती हुई आ रही है। उस एजेंसी पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं कि उस एजेंसी के ही 2 कारिंदों के साथ मिलकर पूरा का पूरा गेम रचा जाता था। वहीं दूसरी ओर अनिल नागर के वकील की ओर से दलील दी गई है कि अनिल नागर को फंसाया जा रहा है, उसका कहीं कोई रोल नहीं है। जो ज़मीन विजिलेंस ब्यूरो की ओर से दिखाई गई है वो लोन पर ली गई है, जबकि बाकी जो रुपए हैं उसमें उसकी ओर से जो बरामदगी दिखाई गई है उसमें कहीं ना कहीं लूज पॉइंट आते हैं। जबकि हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो की ओर से दलीलें दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि अनिल नागर इसके अंदर मुख्य आरोपी हैं, उन्होंने ही पूरी प्लानिंग बनाई और उसके साथ साथ जो पहले एजेंसी काम करती थी उसके कारिंदों के साथ मिलकर वो ही सिलेक्शन का काम करते थे। कुछ ऐसी मार्कशीट, कुछ ऐसे पेपर और डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं जिसमें कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट करने का काम किया गया था। अब ऐसे में देखना यह होगा कि हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो की टीम अब उन लोगों तक कब पहुंचेगी जिनकी सिलेक्शन की गई है, जिन्हें नौकरी मिल पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर उनकी भूमिका भी संदेह के दायरे में रही है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। टिकरी बॉर्डर पर किसान नेता और दिल्ली पुलिस के बीच अहम बैठक हुई। बैठक में 26 नवंबर को टिकरी बॉर्डर पर बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर
बातचीत हुई। टिकरी बॉर्डर कुछ दिन पहले ही दोपहिया वाहनों और पैदल राहगीरों के लिए खोला गया हो। ऐसे में अगर टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भीड़ होती है तो वो अनियंत्रित होकर दिल्ली की सीमा में न आए जाए, इस बात ने दिल्ली पुलिस की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 1 साल होने जा रहा है और इस दिन हरियाणा और पंजाब के किसान भारी संख्या में इकट्ठा होंगे, जहां किसान नेता 1 साल के किसान आंदोलन के दौरान हुई गतिविधियों के बारे में बाकी किसानों को बताएंगे। वही बातचीत के दौरान किसान नेताओं ने टिकरी बॉर्डर पर किसान जत्थेबंदियों के वॉलंटियर बॉर्डर पर तैनात करने की बात कही, ताकि कोई भी शरारती तत्व दिल्ली में ना आ सके और आम लोगों को टिकरी बॉर्डर के खोले हुए रास्ते में आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल जी, टिकरी कमेटी की सारी मीटिंग SHO और ACP ने मीटिंग सद्दी सी, बहुत वधिया तरीके नाल होई। इस करके उन्होंने जिहड़ी सालगिरह आ रही है साडी 26 तरीक नूं पूरा साल हो जाएगा अंदोलन नूं शुरू कीते नूं। इस करके उहदे संबंध दे विच सिक्योरिटी बारे सद्दिया सी सानूं भी पर अरेंज किया जाए, वलंटीयर लगाए जाण भी कोई इहो जिहा तत्थ जिहड़ा विच जिहड़ा गलत बंदा ना विच शामिल हो के इस अंदोलन नूं गलत ना करे। इस करके असीं उहदे बारे जिहड़े साडी विचार होया, होर नहीं कोई गल सी। चरखी दादरी में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र और राज्य की तरफ से किसान मोर्चा को जो कार्यक्रम मिलते हैं उन्हें बूथ स्तर तक लाने का काम करें। इस दौरान कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के उत्थान के लिए कृषि कानून लेकर आए थे। किसानों को दोगुनी आमदनी करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 7 साल पहले कृषि क्षेत्र के लिए 23,000 करोड़ का बजट होता था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़कर 1,23,000 करोड़ का कर दिया। भोले भाले किसानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए बरगलाने का काम कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के गांव बाराना में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट को लेकर दर्ज मुकदमों को लेकर किसान लामबंद हो गए हैं। चेतावनी दी है कि किसान यूनियन 25 नवंबर को आदर्श थाने का घेराव करेगी और बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। दरअसल बाराना गांव में बिजली चेकिंग के दौरान लोगों ने बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी, जिस पर पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन किसान यूनियन के लोग इन मुकदमों के खिलाफ खड़े हो गए। उनका कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसी भी बिजली कर्मचारी को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था। इसी के चलते गांव के लोगों ने बिजली कर्मचारियों को उस दिन रोका। किसान यूनियन का कहना है कि अगर उनके खिलाफ केस रद्द नहीं किए जाते तो वो आंदोलन करेंगे। आज भारतीय किसान यूनियन और बारने गांव के हमारे किसान साथी यहां पर इकट्ठे हुए हैं, जो 25/10 को बारना गांव में बिजली बोर्ड के कर्मचारी गांव में छापा मारने के लिए गए थे। तो हमारे जो आंदोलन चला हुआ उसमें संयुक्त किसान मोर्चे के हमारे शीर्ष नेताओं ने ये निर्णय ले रखा था कि गांव के अंदर कोई भी बीजेपी का विधायक और MP मिनिस्टर गांव में नहीं घुस सकता और इसी दौरान कोई भी बिजली कर्मचारी गांव में छापा नहीं मार सकता। तो उसी का पालन करते हुए बारना गांव के वासियों ने जब बिजली कर्मचारी बारना गांव में छापा मारने के लिए आए तो इन्होंने उनको गांव में घुसने नहीं दिया। मैं इन सभी का बधाई देता हूं कि इन्होंने किसान यूनियन के जो वहां पे आदेश था उसकी पालना की। तो उसके बाद हमें पता चला कि इन पे गाँव वासियों पे किसानों पर पर्चे दर्ज किए गए हैं और अगर किसी भी SHO ने या पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे किसान साथियों पे जिन पे पर्चे दर्ज किए गए हैं, अगर किसी को गिरफ्तार किया गया तो ये किसान यूनियन हमारे सभी किसान साथी, जैसे करनाल में बड़ा आंदोलन हुआ था तो यहाँ भी कुरुक्षेत्र में या बारना गांव में भी करनाल की तरह बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा। सिरसा में पराली जलाने की घटनाओं के बीच AQI लेवल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वही जिले में AQI लेवल खतरनाक लेवल को नीचे लगाने के लिए प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। सिरसा की बरनाला रोड स्थित मुख्य मार्गों पर जहां डस्ट पार्टिकल है वहां दमकल की गाड़ियों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि AQI लेवल को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश को भी प्रशासनिक टीमें अलर्ट हैं। सिरसा जिला में पराली जलाने को लेकर अब तक 450 लोकेशन मिली हैं, जिसमें से जमीनी स्तर पर 250 जगहों पर पराली जलाया जाना प्रमाणित हुआ है। इसलिए 250 किसानों पर 7 लाख से ज्यादा का जुर्माना किया गया है। तार है वही, इसलिए नीचे नीचे मार रहे हैं पानी। देखिए, वैसे तो जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो दिल्ली में ज़्यादा प्रभावित है, पर हमारे यहाँ पे ज़िला में भी उसकी जो मात्रा है वो अच्छी नहीं है और हानिकारक है, खासकर छोटे बच्चों को लेके।
तो हमारी तरफ से ये प्रयास करा जा रहा है कि भाई जो हमारी जो मुख्य सड़कें हैं जहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, तो वहाँ पे 2 टाइम्स अ डे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से छिड़काव करवाया जाएगा, ताकि वो जो स्मोक की उत्पन्नता में उनका कोई योगदान ना रहे। और हमारी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि जो AQI है उसको कम से कम लेके आया जाए। इसमें दूसरे पहलू पे जो जिला प्रशासन काम कर रहा है वो ये भी है कि जो स्टबल बर्निंग के इंसिडेंसेस हैं उनको भी हमारी तरफ से ट्रेस डाउन और ट्रैक डाउन करा जा रहा है, और जो भी किसान के द्वारा ऐसी गतिविधि करी जा रही है उन पर चालान भी लगाया जा रहा है। और हमारी मौके पे जो भी गाँव में जो रेड और येलो जोन के गाँव हैं जहाँ पे अधिक इंसिडेंसेस आए थे लास्ट ईयर, वहाँ पे नोडल अधिकारियों की ड्यूटी है। ग्राम सचिव, पटवारी, तहसीलदार और SDM लेवल के अधिकारी फील्ड में उतरे हुए हैं, सभी लोगों को समझा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, और जहाँ पे एक्शन लेना है वहाँ पे एक्शन भी लिया जा रहा है। कैथल में पराली जलाने वालों पर प्रशासन की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। इस बार लगभग 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। कृषि अधिकारी ने बताया कि इस बार सैटेलाइट के जरिए 1155 लोकेशन मिली थी। 60 मामले खुद उनकी जांच में सामने आए थे, जिसमें 623 लोगों के चालान किए गए और 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। अभी तक 14,57,500 रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है और लगभग 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूलना बाकी है, जो कि 40 लोगों से वसूलना है। पराली प्रबंधन की वजह से इस बार पराली अवशेष जलाने के मामले में 40% की कमी आई है। इसके लिए सरकार अनुदान भी दे रही है और पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जा रहा है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ सुधार देखने को मिला है। गुरुग्राम में अब AQI लेवल 270 के पार है, जो कि अभी भी खतरे के निशान के पार है, जिसके चलते बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत भी महसूस हो रही है। पिछले 2 दिनों से चली हवाओं के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी सुधार देखा गया है। इस वक्त हम मौजूद है गुरुग्राम में। गुरुग्राम की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगभग 260 से 300 तक पहुंचा गया है। हालांकि पिछले 3 दिन पहले तक की बात करें तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 तक था और इससे पहले 500 तक देखा गया था, जो AQI 2.5 लेवल की बात की जाए। लेकिन पिछले 2 दिनों में चली हवा के बाद ये सुधार हुआ है और गुरुग्राम के अधिकतर इलाकों की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 270, 75 और 80 तक है। हालांकि कुछ ऐसे इलाके भी हैं, चाहे हम सोना रोड की बात करें, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, जहाँ निर्माण चल रहा है, तो वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स जरूर ज़्यादा है। लेकिन 2 दिनों की हवा ने जरूर राहत दी है। हालांकि अभी भी अगर बात की जाए तो अस्पतालों में कहीं ना कहीं ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी है जिनको खांसी जुकाम की तकलीफ़ें हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत है। ये कहीं ना कहीं इस वायु प्रदूषण का ही एक कारण माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा लाख दावे भी किए जा रहे हैं कि निर्माण जो है उनको रोका गया। हालांकि कुछ जगहों पर ज़रूर निर्माण चल रहे हैं, छोटे मोटे निर्माण ज़रूर चल रहे हैं। ये भी दावा है कि पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है जहां धूल मिट्टी वाले इलाके हैं। तो ऐसे में तमाम प्रशासन के द्वारा दावे थे, लेकिन फिलहाल ये राहत ज़रूर है कि 2 दिन की हवा के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ राहत मिली है। जो कि गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 260 से 300 यानी कि अधिकतर इलाकों में 270, 75 और 76 का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जा रहा है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। सोनीपत की सब्जी मंडी में टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। सीजन की सब्जियां भी ऊंचे दामों पर बिक रही हैं। हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। शादियों के सीजन में सब्जियों की महंगाई 7वें आसमान पर है। खासकर जो सब्जियां बाहर की मार्केटों से मंगाई जा रही हैं उनके भाव में तेजी देखी जा रही है। बात करें टमाटर की तो टमाटर का भाव जो है 80 से 100 रुपये प्रति किलो है। बात टमाटर के रंग की जाए तो भाव भी उसी तरह से लाल है, क्योंकि अब महंगाई ज़्यादा है। हमारे साथ कुछ ग्राहक है जो मंडी आए थे, उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है सब्जी के रेट की। क्या नाम है साहब का? हेमंत बत्रा। तो हेमंत जी, क्या स्थिति है सब्जियों के भाव? स्थिति यही चल रही है, आजकल में शादी है, फंक्शन, जो चीज़ शादियों में प्रयोग होनी है, जैसे टमाटर है, मटर है, इनके भाव डबल चल रहे हैं, डबल से भी ज़्यादा। जैसे टमाटर 100 रुपये किलो, मटर है मेन चीज में ये 140 रुपये किलो। इनमें तो वही जो ज़्यादा प्रयोग होनी है शादियों में, उनके रेट तो भाव ही चल रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि किसानों का आंदोलन अपना चल रहा है। इस कारण किसान उन चीज़ों में तेज़ी रखे हुए हैं। प्याज को ले लो, प्याज भी 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो चल रहे हैं।
क्या असर रहेगा रसोई के बजट पे जिस तरह से बस आजकल के छोटे घरों के मुताबिक ले लो, वो तो खान पीन भी सिंपल चीज़ें खा पा रहे हैं। गोभी ले ली, कोई चीज़ ले ली, जो मंदी चल रही है, तेजी वाली आइटम कोई भी ले नहीं पा रहे। तो बिल्कुल देखिए महंगाई है कहीं ना कहीं, और इसका असर भी यहाँ पर देखने को मिला है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि वो यहाँ आए हैं, क्या कैसे भाव रहे हैं उनके। भाव तो एक्चुअली महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वैसे भी लोग बहुत बेरोजगार हैं, खर्चे इतने बढ़ गए हैं, हर एक चीज़ की जो महंगाई है ना लिमिट पार कर गई। एक बंदा 500 रुपये कमा रहा है, खर्चा उसका 700 रुपये है, तो वो कहाँ से कवर करेगा। सब्जी मंडी आए हैं, भाव कैसे रहे हैं सब्जी के? सब्जी हर एक चीज़, अब टमाटर को देख लो, 100 रुपये टमाटर मिल रहा है, तो बंदा क्या सब्जी खाएगा और क्या खिलाएगा, तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो कुछ असर रहेगा रसोई के बजट पे, क्या कुछ कम ज़्यादा करना पड़ेगा? मतलब बजट पे फ़र्क तो होता ही है, हर एक चीज़ टमाटर हर एक चीज़ में यूज होता है, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। ये बेरोजगारी भी असर होगा इससे कुछ ना कुछ, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों के खर्चे बढ़ेंगे तो बेरोजगारी अपने आप बढ़ेगी। तो बिल्कुल देखिए जिस तरह से सब्जियों के भाव में तेजी आई है उसका असर सीधा रसोई के बजट पर पड़ेगा। इसके अलावा जो खरीदारी लोग करते थे सब्जियों की, उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को मजबूरन कटौती करनी पड़ रही है। हम दुकानदार से जानेंगे कि क्या लोग कटौती कर रहे हैं कुछ इस बारे में। सर क्या भाव चल रहे हैं मंडियों के? 70-80 रुपए किलो टमाटर है जी, मटर 80-70 चल रही, प्याज 30-40। तो महंगे भाव है, ग्राहक क्या कहता है आगे? अब बाबूजी ग्राहक कहते हैं बहुत महंगाई चल रही, अब सस्ता करना चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। सोनीपत की सब्जी मंडी में टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। सीजन की सब्जियां भी ऊंचे दामों पर बिक रही हैं। हमारे सहयोगी राम सिंह की एक खास रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। जहां सोनीपत की सब्जी मंडी में टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहीं अन्य सब्जियों के दाम भी कुछ कम नहीं है। बात करें सीजन की सब्जियों की, गाजर भी 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं अलग अलग सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं, जिसको लेकर लोग लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। और लोग जहां 1 से 2 किलो सब्जी खरीदते थे, अब सब्जियों में भी कटौती करना शुरू कर गए हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मार। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। सोनीपत की सब्जी मंडी में टमाटर 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। सीजन की सब्जियां भी ऊंचे दामों पर बिक रही हैं। इन्हीं सब कारणों को जानने के लिए हमारे सहयोगी देवीदास शारदा ने विभिन्न लोगों से बातचीत की। पेश रिपोर्ट। मौसमी बरसात, पेट्रोल व डीजल के बढ़े हुए दाम व अन्य कई कारण, जिस तरह से फसल कम आना और डिमांड ज़्यादा होना, ब्याह शादी का सीज़न जिससे रेट बढ़ रहा है, आम आदमी की जेब पर जो है डाका पड़ा माना जा रहा है। मैं अपने साथी कहूँगा दिखाई समय ना, हम यमुनानगर की सब्जी मंडी में हैं। यहाँ पर दुकानें सजी हैं, दुकानें लगी हैं, किस तरह के रेट हैं। यहाँ पे कुछ खरीदार भी हैं और उनसे जानते हैं कि आज उनको किस रेट में मिल रही है सब्जी और क्या कारण मानते, क्या लेने आए हैं। जी अपना शुभ नाम? मेरा फकीर चंद जी। तो क्या लेने आया जी आप? मैं आया जी टमाटर लेने, मूली लेने और अपना वगैरह सब्जी थोड़ी हरी हरी जो भी हो जी। तो मंडी से लेते हो जाके या दुकान से सब्जी से? जी मैं लेता था, मान लिया नॉर्मली रेडी वाले घूमते हैं, बाहर से लेता था। वहाँ तो टमाटर बहुत ही तेज़ दे रहे हैं, 80 रुपये किलो टमाटर हो रही है, मूली 20 रुपये किलो घर की। और इसी करके मंडी से लेना चालू किया मैंने, जहाँ ये थोड़ा यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ से यहाँ से ले गए बस। और क्या क्या रेट चल रहा है आज मंडी? रेट देखो आज मंडी का थोड़ा सा डाउन है, प्रतिदिन हर दिन जो है वो तेज़ी था। 80 रुपये किलो टमाटर मंडी में ही हो रहे, तो ये देख लो पब्लिक को कितनी मार पड़ रही है। बाहर भी जो है 100 रुपये किलो प्रति रेडी वाले बेच रहे हैं, जो यहाँ थोड़ा उससे थोड़ा डाउन है, बस इतना है बस। सब्जियाँ तो बहुत इस टाइम चढ़ी पड़ी, बाकी आज की डेट में थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी हर दिन जो है सब्जियाँ तेज़ी थी जी। धन्यवाद जी। हमारे साथ यहाँ पर ये मंडी के आड़ती भी हैं, जो उनसे जानते हैं अभी वो यहाँ पर क्या रेट चल रहा है, क्या ट्रेंड रहा है, उसी अनुसार ही बात करें। सर अपना शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश नंबरदार, प्रधान सब्जी मंडी यमुनानगर। तो प्रधान जी थोड़ा बताएंगे कि अब तक क्या रेट रहा है और क्या ट्रेंड है आगे? अब तक तो रेट थोड़ा महंगा रहा है, टमाटर 70 रुपये बिक रहा था और गोभी भी 40-45 रुपये बिक रही थी, लेकिन आज रेट डाउन है। टमाटर बिक गया 45 रुपये और अपना गोभी बिकी है
15 से 10 के बीच में। और सारी सब्जियां सस्ती हैं आज की डेट में, क्योंकि 5-7 दिन के अंदर सारी सब्जियां डाउन आ जाएंगी। और थोड़ा सा मतलब लोकल सब्जी चालू होगी ना, थोड़ा बरसात के कारण लेट सब्जी लगी है, लेट चालू हुई है। और टमाटर थोड़ा बाहर का है इसलिए महंगा है, ट्रांसपोर्ट महंगी है, क्योंकि नासिक से आ रहा है, MP से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट की वजह से थोड़ा महंगा है टमाटर। अभी लोकल टमाटर अभी चला नहीं हमारा, जो तरौड़ी एरिया का चलता है करनाल डिस्ट्रिक्ट का, वो अभी चला नहीं, क्योंकि बरसात के कारण लेट है। वो बरसात होती रही नहीं, कम तो तभी होगा, थोड़ा डीजल किराया ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा डीजल कम पड़ेगा, वो होएगा रेट, तब जाके कम होगा, क्योंकि डीजल का रेट ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। जो रेट हैं वो सस्ते होते जाएंगे, लेकिन लोगों का यही कहना है यदि पेट्रोल डीजल के दाम और कम हो जाए तो रेट और भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन महंगी है जिसकी वजह से सारा सामान महंगा है। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडियन न्यूज़, हरियाणा। भिवानी पहली बार स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों को मार्शल आर्ट में पारंगत बनाया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी कक्षा की छात्राओं को रोजाना 1 घंटे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। 75 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण के बाद बेटियां हर तरह की चुनौतियों से लड़ने में सक्षम होंगी। शिक्षा विभाग ने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में उक्त योजना को आज से ही लागू कर दिया है, जिसके तहत बेटियों ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी है। बाहर जाते हैं तो हमें कैसे किसी का अपना आपका कोई अटैक कर कैसे बचाव करना, तो सर हमें ये सिखाने आए हैं। सर धन्यवाद आपका हमें ये सिखाने के लिए। और नहीं, इसमें एक्सपीरियंस कैसा है कि जो निर्देश हमारे को प्राप्त हुए हैं उसमें विभिन्न जिलों को अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से टाई अप किया गया है। भिवानी के लिए साष्टांग जो है ग्रुप है, जो अपने जो ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर 18 साल का होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, हृष्ट-पुष्ट होना चाहिए और किसी भी एक कला में पारंगत होना चाहिए। तो ये बच्चे, एक बच्चा मान लो ऑलमोस्ट ये भी हो सकता है कि हम उसको 3 स्कूल भी दे दें, तो उसके लिए भी हमने एक शेड्यूल बनाया है कि ताकि पढ़ाई बाधित ना हो, कि अगर वो बच्चा किसी भी ट्रेनर को अगर 3 स्कूल अलॉट हुए हैं तो वो पहला स्लॉट लेगा स्कूल लगने से पहले, दूसरा स्लॉट रहेगा रिसेस से पहले और तीसरा स्लॉट रहेगा उसको विद्यालय समाप्ति के समय। बस 40 to 45 मिनट्स जो है वो ट्रेनर विद्यालय में रहेगा। चलिए 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।